नेत्री 10 साल तक बंगाल पर राज किया है। देश भर में दीदी को सब जानते हैं। अब उनकी जो विदाई है वो छोटी मोटी अच्छी लगेगी क्या? अच्छी लगेगी क्या? जरा जोर से बोलो, अच्छी लगेगी? ये माताएं बहनें बैठी अच्छी लगेगी? तो भाई दीदी की विदाई जब करते हो तो धूमधाम के साथ 200 सीटों से विदाई करने का एक बार तय करो। दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। देश की राजनीति में नंबर 2 का मुकाम रखने वाले और भाजपा की राजनीति में चाणक्य की उपाधि पाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। देख रहे हैं आप किस तरह से इन्होंने बढ़ चढ़ कर दावे किए हैं और किस तरह से बातें की हैं। खैर, इनको दिखाने का यह मकसद मेरा कोई राजनीति करना या किसी पार्टी का पक्षपात करना या किसी का विरोध करना नहीं है। इनका दिखाने का मेरा मकसद यह है जो अब आप इस सीन में देखेंगे। क्या वो गद्दी पर बैठे उन लोगों से सवाल ना करें जिन्होंने इस वायरस से बचने के लिए तैयारी नहीं की? क्या ये मंजर उनको नजर नहीं आ रहा? क्या ये चिताएं उनको नहीं दिख रही हैं? और दोस्तों, ये तो दिल्ली का हाल दिखा रहे हैं। इसी तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है। दोस्तों, ये सुलगती चिताएं और ये जेसीबी से खुदती खबरें इस बात का ज़रूर सवाल कर रही हैं कि जिस वक्त देश में महामारी का प्रकोप चल रहा था, महामारी के प्रकोप की शुरुआत हो गई थी, उस वक्त देश का गृह मंत्री एक स्टेट जीतने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करने के लिए वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की भीड़ जुटाए हुए रैली में खड़े हुए थे और उनका ध्यान इस तरफ नहीं था कि देश की जनता किन हालात से गुजर रही है, बल्कि ध्यान इस तरफ था कि किस तरह से दीदी को हराया जाए और वेस्ट बंगाल पर कब्जा किया जाए। दोस्तों, हम सबसे पहले बात इंसानियत की करते हैं। कोई भी धर्म हो, सब बाद में है। सबसे पहले इंसानियत का धर्म है कि हमें सबसे पहले इंसानियत को बचाना है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है, लेकिन प्राय ये देखा गया है कि शायद हमारे राजनेताओं के सीने में दिल की जगह शायद पत्थर है। अगर ऐसा ना होता तो ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से ये चुनाव इतनी जल्दी में कराए गए, जिस तरह से इन चुनावों के लिए जी तोड़ मेहनत की गई, जिस तरह से इन चुनावों को जीतने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का इन सब को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, जिस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा करके वहाँ पे इस महामारी को न्योता दिया गया, उससे साफ लगता है कि इन लोगों के सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। क्योंकि इस वक्त जो त्राही का माहौल चल रहा है, उस वक्त तो आपको ये चाहिए था कि आप रोज़ टीवी पर आते, लोग आने के बाद लोगों की हमदर्दी करते, अपने बयानों से लोगों का हौसला बढ़ाते, आप लोगों के लिए अस्पताल का अरेंजमेंट करते, आप लोगों की दवाओं का अरेंजमेंट करते, आप लोगों को बताते कि आप हिम्मत से काम लीजिए, बजाय इसके कि आपने ये सब कुछ नहीं किया और आप जाने के बाद में आपने वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ाया। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, आपको वहाँ जीतने के लिए आपने हज़ारों लाखों की भीड़ को इकट्ठा किया और आप नहीं जानते थे कि क्या कोविड इस वक्त यहाँ पर आ चुका है। जब हज़ारों लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो आप पालन करने का नारा देते हैं, वहाँ पे वो क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा। वहाँ पर जब लोग एक साथ मिलकर खड़े होंगे तो ये बीमारी किस तरह से एक दूसरे को लपेटेगी और चपेटेगी। अभी देख ही रहे हैं कि वहाँ पर क्या हालत चल रही है और क्या हाल हो रहा है। दोस्तों, कोरोना की आग में पूरे देश को धकेलने वाला एक व्यक्ति, देश का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? आमजन, मीडिया, सरकार, न्यायपालिका को क्या नहीं लगता कि आज जो हालात देश में है उसके जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन है? हज़ारों करोड़ के मंत्रालय का बॉस, वो व्यक्ति आखिर कब, अब तक क्या कर रहा है और अब तक क्या कर रहा था? दोनों सवाल हैं कि हज़ारों करोड़ के मंत्रालय का बॉस डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री, आखिर अब तक क्या कर रहे थे और अब तक क्या कर रहे हैं? जो हालात कल थे वो हालात आज हैं। पूरे विश्व से मदद पहुंच रही है, पहुंच चुकी है, उसके बावजूद आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है? आज लोगों की चीत्कारों, आहों, सिसकियों ने ये सवाल खड़े किए हैं और पूछे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप कहाँ हैं? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योद्धा बताया,
तो रवीश कुमार ने उन्हें आईना दिखा दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीएम मोदी की चापलूसी और तारीफ करते हुए कहा, कोविड के खिलाफ लड़ाई में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी एक योद्धा की तरह जी जान से जुटे हुए हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने जनपद वाराणसी में कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन को जवाब देते हुए रवीश कुमार ने धज्जियां उड़ाते हुए कहा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आज का ट्वीट देखिए। लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। ये ट्वीट उन लोगों का अपमान है जो अपनों को सिलेंडर दिलाने। लेकिन दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी तो मोदी जी की तारीफ करने में लगे रहे कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर वहाँ पे बात करी और कोविड के लिए इतना काम किया। और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो है, उनकी तमाम खामियां होने के बावजूद उनको अभी तक उसी पद पर रखे हुए हैं। खैर, ये दोनों की अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन सवाल अपनी जगह पर वैसे ही खड़े हुए हैं जैसे कल थे कि स्वास्थ्य मंत्री को इसका आभास जब था कि कोविड की दूसरी लहर आएगी, तो उस टाइम में उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया कि सब कुछ नियंत्रण में है। उन्होंने अस्पताल क्यों नहीं बढ़ाए, उन्होंने डॉक्टरों क्यों नहीं बढ़ाए, उन्होंने ऑक्सीजन को इंतज़ाम करके क्यों नहीं रखा। अस्पताल आज भी वही हैं जितने कल थे और डॉक्टर उतने ही हैं जितने कल थे। जब मालूम था कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है और ये बीमारी एकदम से आ जाएगी, हज़ारों आदमियों को अपनी चपेट में ले लेगी, जो हमारे पास वर्तमान सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें नए इंतज़ाम करना चाहिए। तो हमें सब कुछ छोड़ने के बाद में सारा फोकस उस तरफ लगाना चाहिए था, मेडिकल सुविधाएँ की तरफ लगाना चाहिए था, जो ज़्यादा से ज़्यादा आम जन तक पहुँचती और मोर्टेलिटी कम होती। लेकिन हुआ इसका उल्टा। आपने सबने देखा, 5 राज्यों में चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी लग गई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी मशीनरी लग गई। यानी चुनाव को इतनी तरजीह दी गई इस मौके के ऊपर, जिस वक्त ज़रूरत ये थी कि सिर्फ मेडिकल सुविधाओं को लेकर बात होती, सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात होती, सिर्फ आम जन की उन चीज़ों की फ़िक्र की जाती कि वो उनके स्वास्थ्य खराब ना हो, उनके मौतें ना हो। बजाय इसके उन्होंने केवल चुनाव ही कराए। दोस्तों, अमेरिका में इससे ज़्यादा बुरी हालत थी, आप सब जानते हैं। जब पहली लहर आई थी उस वक्त अमेरिका को पूरा झकझोर दिया था। लेकिन उनके पास सारे संसाधन थे, उनके पास में समझ थी, अकल थी, उन्हें मालूम था कि हमें इसे कैसे निपटना है। तो उस लहर में जितने लोग मरे तो वो तो मर गए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने किसी को मरने नहीं दिया। जल्द से जल्द उन्होंने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन बनाने के बाद में वैक्सीन लगवाई और उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसको उठाकर उन्होंने दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, पहले हमें मोर्टेलिटीज़ को रोकना है, मौतों को रोकना है, उसके बाद में सारी बातें करेंगे। सिर्फ आओ, वैक्सीन लगवाओ, या जो तरह के भी और उन्होंने उपाय किए। लेकिन उन्होंने जितने भी सरकारी बाबूगिरी या जो उसकी वहाँ की जो औपचारिकताएँ थी वो सब ख़त्म कर दी थी। लेकिन हमारे यहाँ तो आज भी औपचारिकताएँ हैं, हमारे यहाँ आज भी वो सारी चीज़ों के ऊपर में गौर किया जा रहा है। इस महामारी के दौर में भी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर जाते हैं प्रशासनिक अधिकारी या स्वास्थ्य के अधिकारी जाते हैं, वहाँ पे कभी ऑक्सीजन को लेकर, कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर हल्ला गुल्ला करते हैं। यानी वो डॉक्टर जो इस इलाज कर रहे हैं, ये चाहते हैं वो भी इलाज नहीं करें, वो भी बंद हो जाए वहाँ पर। तो आखिर चाहते क्या हैं स्वास्थ्य मंत्री हमारे या सरकार हमारे? चाहते क्या है कि आदमी जब बीमार पड़े तो ना अस्पताल में जाए, ना डॉक्टर के पास जाए, बल्कि सीधा कब्रिस्तान या शमशान पहुँच जाए? क्या ये चाहते हैं? दोस्तों, ये बड़े सोचने का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। सरकार को इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर इस तरफ नहीं चेपेगी तो उसका खमियाजा जनता तो उठाएगी, लेकिन सरकार भी उठाएगी। चलते चलते कुछ खबर रामपुर से ही बताता चलूँ आपको कि दोस्तों, कोरोना प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर लोगों ने यहाँ पे पंचायत चुनाव के खूब मज़े लिए और लोगों ने अपने बढ़ चढ़ के चुनाव जीतने के लिए कोशिशें की। भारत जीत और हार तो अलग की बात थी, लेकिन वो इस बीच में ये भूल गए कि कोरोना भी उनके बीच में घुसा हुआ है और कहीं ना कहीं शायद उनको ये अपनी चपेट में ले सकता है। और हुआ भी है कि कई लोगों की ऐसी मौतें हुई जो कोरोना ने वहाँ पे घुस के उन लोगों को मार दिया। अभी आज की ताज़ा खबर ये आई है कि बिलासपुर के खजूरिया थाना क्षेत्र के परवेज़ अहमद हैं, जिनकी बीवी को अभी जीती थी और उनको जो है कोरोना हो गया और कोरोना से उनका इंतकाल हो गया। इसके अलावा एक मसवासी के संजय चंद्रा थे, उन्होंने भी खूब इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया होगा, लेकिन उसके बाद में कोरोना उनके पास भी शायद अंदर कहीं घुस गया और वो भी उनको भी स्वर्गवास हो गया, वो भी चले गए। बड़ा अफसोस की बात है कि जिन लोग ऐसे अनायास कोरोना से जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, जब सरकार इनको नहीं अंदाज़ा हुआ, सरकार ही नहीं चाहती, सरकार ने ही जब इस वक्त चुनाव कराया तो इन बेचारों का क्या गलती थी? इन्हें तो चुनाव लड़ना ही था, क्योंकि ये तो इनका काम ही है चुनाव लड़ना, भले ही इसमें ये अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए।
कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर रामपुर पुलिस भी सख्त हो गई है। रामपुर की स्वार पुलिस ने करीब 86 आदमियों का चालान किया। ये जो लोग आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। काफ़ी गाड़ियों की चेकिंग करी है, गाड़ियों को सीज़ किया है, मोटरसाइकिलों को सीज़ किया है, कारों को सीज़ किया है और लोगों को ये समझाया है, चेताया है कि वो अब गंभीर हो जाएं, सीरियस हो जाएं और कोरोना कर्फ्यू का बाकायदगी से पालन करें। दोस्तों, बात भी सही है, पुलिस अगर इसमें की कार्रवाई कर रही है तो इसमें गलती क्या है? जब बार बार शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब तरफ से बात को चेतावनी मिल रही है, आगाह किया जा रहा है कि भाई बहुत बुरे हालात हैं, आदमी को अपनी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो रही है। ये चूँकि बीमारी ऐसी है कि एक दूसरे से संपर्क में आने की होती है, संपर्क ना ही बनाए, उसको तोड़ें, इस चेन को तोड़ने के लिए संपर्क तोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, बाहर निकल रहे हैं, तब इस प्रकार की कार्रवाई तो होगी। इसलिए ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो लोग घर में बैठें और बेवजह ना अपने आप को मुसीबत में डालें, ना प्रशासन को तंग करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात है। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की आपको वीडियो बनाता हूँ, दिखाता हूँ, आपसे इस गुजारिश के साथ कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए